प्रमुख योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है ना, क्लियर। ये सब कल्याणकारी वाली है। हमने क्या कहा कि जैसे वृद्धों के लिए योजना है, अनुसूचित जातियां जनजातियों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है ना, क्लियर। तो जो भी है उन सब के लिए आपको योजनाएं पढ़ के जाना है, ठीक है ना। आगे आते हैं, महिलाओं के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्य की जनता के कल्याण व सशक्तिकरण हेतु सरकार सदैव प्रयासरत है। योजनाएं देख लीजिए कौन कौन सी है। पहला, कन्या सुमंगला योजना। दूसरा, भाग्य लक्ष्मी योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश सरकार भी चला रही है। मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सरकार भी उसे इम्प्लीमेंट कर ही लेती है, ठीक है ना। लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है ना। वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक, और विधवा पेंशन। उपयुक्त योजनाओं के अतिरिक्त रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, ठीक है ना। राष्ट्रीय पोषण अभियान, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार सतत रूप से महिला विकास व सशक्तिकरण कर रहा है। तो मतलब ये 3 योजनाएं भी डाली है। एक रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में क्या, स्वास्थ्य बीमा। फिर राष्ट्रीय पोषण अभियान और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं महिलाओं का, ठीक है ना। उसके बाद आइए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक है ना। ये भी एक योजना है महिलाओं के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या है कि गरीब बेटियों की शादी का खर्च वहन कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद महिला कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु दर्जन योजनाओं का कार्यान्वयन करने के बाद भी कहीं न कहीं ये क्या है, आलोचनात्मक है, ठीक है ना। उसने क्योंकि क्वेश्चन के शुरुआत में क्या कर दिया है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज यहाँ कह दिया है क्या, कि महिला कल्याण एवं विकास सशक्तिकरण की दर्जन भर योजनाएं जो चल रही हैं, उसके बाद भी कहीं न कहीं आज भी देश महिला उत्थान और सशक्तिकरण चिंता का विषय बना हुआ है। ये आलोचनात्मक परीक्षण हो गया। आगे इसमें दिया हुआ है, जिसका प्रमुख कारण योजनाओं को धरातलीय स्तर पर उचित कार्यान्वयन न होना वह प्रशासनिक है, ठीक है ना। मतलब क्या है, योजना तो चलती है लेकिन क्या उसका धरातल पर यानी एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या, बिचौलिए आ जा रहे हैं। जो सरकारी प्रशासनिक रूप से जो कार्यशैली चल रही है उसमें बिचौलियों का ज़्यादा योगदान है, ठीक है ना। बिचौलियों योगदान नहीं, ये गलत वर्ड है, क्या, हस्तक्षेप, ठीक है ना। बिचौलियों का हस्तक्षेप हो जा रहा है, योगदान करते तब क्या बात थी, ठीक है ना। यहाँ क्या है, हस्तक्षेप है, ठीक। अब आइए, उत्तर प्रदेश में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन न होने के कारण, आइए क्या है, एक है प्रशासनिक उदासीनता, ठीक है ना, क्लियर। मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एकदम न्यूट्रल, ठीक, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बस कार्यक्रम चल रहा है, ना इवैल्यूएशन करना, ना प्रॉपर टेस्टिंग करना, ठीक है ना, ना जांच ना पड़ताल, बस चल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया प्रशासनिक उदासीनता, ठीक। भ्रष्टाचार की समस्या, जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार हर लेवल पर है, ठीक है ना, ये सबसे अछूते आप नहीं, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार की समस्या, नागरिकों में जागरूकता का अभाव, जाहिर सी बात है कि जागरूकता कब आएगी, जब हम शिक्षित होंगे। प्रदेश में महिलाओं की 2011 जनगणना के हिसाब से साक्षरता दर कितनी है, 57% है कि नहीं है। पुरुषों की कितनी है, 77% है, ठीक। 20% क्या है, गैप है। जाहिर सी बात है कि क्या
महिला क्या मानी गई है? महिला को आधी जनसंख्या कहा गया है, आधी आबादी कहा गया है। आप निबंध में प्रयोग करते हो, क्या करते हो महिला के लिए प्रयोग? आधी आबादी। अगर आप आधी आबादी कह रहे हो, ठीक, तो जागरूकता के विषय में शिक्षा बहुत आवश्यक है। और कितनी प्रतिशत साक्षरता है? 20% कम है। तो क्या महिलाएं जागरूक होंगी? नहीं। दूसरा, जो हमारा समाज है वो कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है ना। जब पितृसत्तात्मक समाज है तो क्या महिलाओं को वो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं? नहीं हो रही, ठीक है ना, क्लियर। और घर की नींव ही महिलाएं होती हैं, ठीक। तो क्या जब घर की नींव नहीं ठीक होगी तो समाज क्या सुदृढ़ हो पाएगा? समाज क्या जागरूक हो पाएगा? नहीं होगा। तो वही चीज कहा है कि नागरिकों में जागरूकता का अभाव, ठीक है ना, क्लियर। जब मदर्स डे आता है तो आप लोग सब लोग स्टेटस मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? ऐसा है कि हमारे जीवन की पहली शिक्षिका, सब लोग स्टेटस मेंटेन करते हैं। या टीचर्स डे आता है तो टीचर को किनारे कर देते हैं, ठीक है ना। जो मैथ्स पढ़ाए थे, जो फिजिक्स पढ़ाए थे, जो यूपी स्पेशल पढ़ाए थे, उनको किनारे कर देते हैं। और सबसे पहले क्या लगाते हैं स्टेटस में? कि माँ, ठीक है ना, माँ बाप हमारे प्राथमिक शिक्षक है। तो कोई भी शिक्षित हो रहा है तो पहले स्तर पे कहाँ से हो रहा है? माँ बाप से हो रहा है। और जब वही नींव नहीं होगी शिक्षित तो क्या नागरिक जागरूक होंगे? नहीं होंगे, ठीक है ना। सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे आइए, जो अभी बात हो रही थी बिचौलियों की उपस्थिति, बिचौलियों की उपस्थिति होती है जिसकी वजह से क्या है? योजना का एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। आगे दिया है पर्याप्त कोष की अनुपलब्धता। जाहिर सी बात है, जैसे पर्याप्त, कोई भी आज रोजगार कर रहा है तो रोजगार की पहली आवश्यकता क्या है? जानते हैं, ठीक है ना, रोजगार, ठीक, उसको कुछ प्राप्त हो, उसकी जीविका चले, जीविकोपार्जन के लिए कुछ मिले, ठीक है ना। जब कोष की अनुपलब्धता होगी, ठीक, तो क्या उसके में कार्य के प्रति उदासीनता नहीं आएगी? आएगी, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। तो ये भी है एक कारण कि पर्याप्त कोष की अनुपलब्धता आदि ऐसे विभिन्न कारण हैं जिनके फलस्वरूप तमाम महिला विकास योजनाओं के संचालन के बावजूद प्रदेश में महिला उत्थान और विकास अत्यंत क्या है? धीमा, ठीक है ना, क्लियर। जिससे आधी आबादी, देखिए जो हमने कहा था आधी आबादी, आ गया आधी आबादी प्रदेश के विकास व समृद्धि में प्रभावी योगदान देने में क्या है? असमर्थ प्रतीत होती है। ठीक, सीबीटी के माध्यम से, ठीक है ना, सीबीटी के माध्यम से लाभ का हस्तांतरण, ठीक है ना, क्लियर। भ्रष्टाचार निवारण उपाय, ये डीबीटी होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है ना, क्लियर। प्रशासनिक सुधार के विभिन्न कार्यों द्वारा प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है जिससे कि महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ महिला लाभार्थी तक पहुंच सके। उनके सशक्तिकरण तथा विकास की तीव्रताएं, ये तीव्रता से प्रभावित बनाया जा सके, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आलोचनात्मक हो गया। आलोचनात्मक में मेनली हम लोग क्या, कि जिस कारण से बाधा उस कार्यक्रम में हो रहा है उन बाधाओं को गिनवा दिया गया, वही आलोचनात्मक हो गया, ठीक है ना, मतलब उसका निगेटिव व्यू दिखा दिया गया, ठीक है ना, वही आलोचनात्मक हो गया, ठीक है ना, क्लियर, निगेटिव। चलिए, तो ये आपका कितने क्वेश्चंस आपके हो गए आज, ठीक है ना, कम से कम 6-7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, क्लियर। कितना टाइम था? अरे हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे ना, फिर तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद एथिक्स शुरू करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में जो है, ठीक है ना, सब लोग आ गए हैं, चलिए आते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए स्पोर्ट्स एथिक्स, ठीक, हमने बताया था लास्ट क्लास में, जैसे आप लोगों को एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस, ठीक है ना, उसमें व्यवहारिक वाले में हमने केवल आपको एक बताया था, वो था मेडिसिनल या मेडिकल एथिक्स, ठीक है ना। व्यवहारिक वाले में कई और एथिक्स हैं, ठीक है ना, उनमें से एक हमारा क्या है?
एक है हमारा स्पोर्ट्स एथिक्स यानी खेल नैतिकता, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एक आपका व्यावहारिक नैतिकता का एक उदाहरण लेकर के क्वेश्चन करंट इशू पूछ लेता है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ जान लीजिए स्पोर्ट्स एथिक्स में क्या है ये जान लीजिए। जाहिर सी बात है कि एथिक्स की बात है तो हम लोग किसकी बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, लेकिन खेल में नैतिकता किस तरह की, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज आगे जानिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्या यहाँ दिया हुआ है कि कुछ पिछले कुछ समय में खेल के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटी है जिन्होंने पूरे विश्व का ध्यान खेल नैतिकता की ओर खींचा है, ठीक है ना। ये सब इधर उधर की बातें हैं, इधर उधर आप लोग इसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इसे मेन आप लोग देखते हुए पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फाइनली यहाँ 2-3 बातों का ख्याल रख लेना है कि इसमें एग्जाम्पल्स हमने कहा है हमेशा कि एथिक्स में एग्जाम्पल्स जरूर है, ठीक है ना, और चर्चित मुद्दों के नाम तो जरूर लिखिए, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि हमें नंबर ज़्यादा मिल जाता है औरों की अपेक्षा, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि आपके लिए विषय में रुचि रही है, आप विषय में रुचिकर करके पढ़े हैं तभी आपको ज्ञान मिले, अदरवाइज ऐसे सब लोग लिख रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि एक एग्जांपल दे दीजिएगा कि रूस में 111 एथलीटों को ओलंपिक के तहत राज्य प्रायोजित स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग के दोषी पाए गए, ठीक है ना। तो डोपिंग भी ये क्या हुआ, खेल एथिक्स के लिए खराब है, ठीक है ना, क्लियर। ये भी एक इशू है। फिर उसमें क्या था कि उसमें एक भारत, उसी क्रम में एक पहलवान थे भारत के नरसिंह यादव, ठीक है ना, उनके खिलाफ भी क्या हुआ है कि ये केस चल चुका है, जिसका दवाओं का, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के लिए, मतलब स्टेरॉयडल कंटेंट इन्होंने क्या किया, इनटेक किया, ठीक है ना। डोपिंग के चलते इनको वाडा ने क्या कर दिया, प्रतिबंधित, ऐसा इसमें कुछ लिखा है। वाडा के तहत क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित। वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है ना। वाडा का मतलब क्या, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा ने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन यहाँ ये दिया हुआ है कि नरसिंह यादव को नाडा ने, नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी, ठीक है ना। क्लीन चिट देने का मतलब क्या कि बाइज्जत बरी, ठीक है ना, निर्दोष, मतलब डोपिंग नहीं। ऐसा कहा कि ऐसा है कि किसी ने द्वेषवश, ठीक है ना, खाने में कुछ इस तरीके का मिला करके दे दिया था जिससे कि वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई, ठीक है ना। ऐसा कुछ इनको कहा गया, ये दिया हुआ वस्तुओं में दवा मिलाई गई थी, परंतु वाडा ने नाडा की क्लीन चिट को खेल मध्यस्थता न्यायालय, ठीक है ना, जब दोनों में केस उलझ जाता है वाडा और नाडा का, तो क्या होता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी कैस में चुनौती दी जाती है। जो जीतता है उसको माना जाता है, सब लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या है, ये भी एक मतलब जैसे आप केस स्टडी पढ़ोगे कल को, ठीक है ना, या कुछ होगे, तो इसके बाद क्या भाई, नाडा इधर अलग और वाडा इधर अलग, ठीक है ना, दोनों विपरीत हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा, कैस करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब खेल मध्यस्थता न्यायालय उसका फैसला देगा। चलिए ये एक मैटर हो गया। दूसरा ये कहा है, ये तो डोपिंग से रिलेटेड मामला हो, ठीक है ना, जो नरसिंह यादव पे लगा। आप एक उदाहरण दे सकते हो, ठीक, ये भी इथिकल मामला था। आगे दूसरा मैटर ये दिया हुआ है कि रियो ओलंपिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रियो ओलंपिक। इसमें ओलंपिक में महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ में एक न्यूजीलैंड की धावक थी निकी हैपलिन, ठीक है ना। निकी हैपलिन एक क्या थी, धावक थी, और अमेरिकी धावक एपीडी एगास्टिनो ट्रैक पर दौड़ते हुए टकराए, ठीक है ना। दोनों आपस में दौड़ रही थी, दौड़ते हुए क्या हो गए, टकरा गए, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ,
ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई टकराने के दौड़ उसमें अमेरिकी धावक को ज़्यादा चोट लगी। यहाँ दर्शकों के लिए सुखद आश्चर्य ये हुआ कि जो दूसरी धावक थी वो पहली धावक को, भाई खेल में टकरार तो होती रहती है, ठीक है ना, ये मनोवैज्ञानिक टकरार नहीं थी, ये शारीरिक टकरार थी। तो खेल में अगला क्या करेगा, जीतना चाहेगा, लेकिन यहाँ उसका जीतना मकसद नहीं रहा। दूसरे ने क्या किया, अपने दौड़ को विराम देते हुए अगले को क्या किया, उठाया। इस चीज का वो नहीं किया कि हम जीते, ये किया टिपिकली क्या कि सबसे पहले उसको उठाया क्योंकि उसको चोट लग गई, ठीक है ना। तो वही कहा है कि आश्चर्य, सुखद आश्चर्य यह हुआ कि न्यूजीलैंड की धावक निकी ने संभलने के बाद अपनी दौड़ पूरी करने के बजाय, गिरी तो वो भी होगी, और जब संभल गई तो दौड़ पूरी करने के बजाय उसने क्या किया, एगस्टीनो की मदद करना ज्यादा जरूरी समझा, ठीक है ना, क्लियर। निकी ने एबी को सहारा देकर उठाया और दोनों ने मिलकर दौड़ पूरी की। ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है। आप इस एग्जाम्पल को भी खेल इथिक्स में डाल सकते हैं। ये तो केवल एग्जाम्पल्स हैं, ये केवल एग्जाम्पल, लेकिन खेल इथिक्स है क्या, ये हमको समझना है। दरअसल इन घटनाओं से खेल नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर इधर उधर ये हो रहा है। खेल नैतिकता या खेल नीति शास्त्र या नीति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नैतिक नियमों और सिद्धांतों के आलोक में खेल के नियमों, खिलाड़ियों का व्यवहार, प्रशिक्षकों के आचरण व विभिन्न खेल संगठनों के नियम, विनियम यानी रेगुलेशंस, ठीक है ना, रूल रेगुलेशंस, नियम विनियम का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। खेलों में नैतिकता की आवश्यकता ने ही खेल नैतिकता की अवधारणा को जन्म दिया, ठीक है ना, क्लियर। नैतिकता के अभाव में किसी भी खेल का एक द्वेषपूर्ण द्वंद्व बनने में देरी नहीं लगती है। अब आ जाइए, अब जो नैतिक सिद्धांत बने हैं खेलों में वो 3 बने हैं, जो मैंने आपको लास्टली इथिक्स में पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था, एक पढ़ाया था प्रयोजनवादी, एक बताया था परिणामवादी और एक बताया था सद्गुण यानी वर्चू, था ना, वही तो तीनों है यहाँ, ठीक। वही इथिक्स इसमें लागू हो गया। क्या लागू हुआ, पहला क्या है भाई, प्रयोजनवादी यानी टीलियोलॉजिकल या कंसीक्वेंशियलिज्म, ठीक है ना, कंसीक्वेंशियलिज्म, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, प्रयोजनवादी। दूसरा परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत, डीओंटोलॉजी, ठीक है ना। इसमें क्या है भाई, प्रयोजनवादी मतलब यहाँ क्या है, प्रयोजन यानी यहाँ केवल रिजल्ट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, परिणाम के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि क्या होगा, कि ये सही है कि नहीं सही है, इज इट एथिकल और नॉन एथिकल, ठीक है ना। हमने बताया है प्रयोजनवादी का मतलब क्या, परिणाम से। परिणाम निरपेक्षवादी मतलब क्या, हम लोग नियम पर आधारित हैं, परिणाम पर आधारित है। हमारा जो नियम कहता है हम वो करें, हम परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। तो खेल में अगर इन दोनों को शामिल करते हैं तो 2 टर्म्स क्या होते हैं, बनते हैं। कौन कौन से टर्म्स बनते हैं ये यहाँ, और तीसरा है सद्गुण, वर्चू के। पहले आइए, पहले हमारा दिया है प्रयोजनवादी सिद्धांत साधन यानी मीन के बजाय साध्य को प्राप्ति का ज्यादा महत्व देता है। मीन और एंड, भाई एंड को ज्यादा महत्व देता है। एंड का मतलब क्या, परिणाम। एंड का मतलब क्या, परिणाम। और साधन अगर कहा होता तो हमारा किसको देता, डीओंटोलॉजी को देता, मतलब नियम को। अगर साधन की बात कर रहा है, मीन की बात कर रहा है, तो हम लोग नियम की बात करेंगे। और अगर साध्य की बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है, तो हम लोग किसको बात करेंगे, परिणाम। यहाँ तो खेल वर्चू सामने आ रहे हैं।
कौन कौन से आ रहे हैं ये देखें, जैसे दिया है, यानी एक हमारा ये दिया है, ठीक, देखिए कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति ही साधन के औचित्य सिद्ध करती है। यदि इच्छित सुख की प्राप्ति हो, लक्ष्य यानी अंतिम, ठीक है ना, परिणाम। आगे आइए, अपनाए गए सभी साधनों को उचित कहा जाएगा, चाहे यथार्थ में वो अनिश्चित ही क्यों ना हो। अगर हम केवल परिणाम की चिंता करें, या दो टर्म है, एक है गेममैनशिप। गेममैनशिप उसे कहेंगे गेम जो गेम जीतना चाहता हो, ठीक है ना, मतलब जो केवल परिणाम की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये टर्म किससे संबंधित है? प्रयोजनवादी। किससे संबंधित है? साध्य से। साध्य से मतलब एंड से। एंड का मतलब क्या? स्पोर्ट्स से, गेम से। स्पोर्ट नहीं, गेम से। गेम उसको जीतना, चाहे साधन कुछ भी हो। जैसे साधन हम क्या जीतने के लिए बना सकते हैं? कहा गया है एवरीथिंग इज फेयर इन, यहां गेम करनी, वॉर भी एक गेम, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए भाई, क्या आप गेम जीतने के लिए करोगे? अगले को धक्का दो। फुटबॉल में देखते हैं, झूठे ही मार देते हैं पैर पे, फुटबॉल मारने के बजाय। पता चला लो यार वो तो घायल हो गया, जो सबसे अच्छा खेल रहा था मिल करके समूह बना करके तो 4 बार पैर मार दिए, और फाइनली वो क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। जब इंजर्ड हुआ तो फिर कहाँ से खेलेगा? ठीक है ना, क्लियर। उनको गेम जीतना है, उनको क्या जीतना है? गेम जीतना है, चाहे साधन कुछ भी हो, वॉट एवर बी द मीन, ठीक है ना, साधन कुछ भी हो, ठीक। हम साध्य, हमने साध्य की ओर देखा है, यानी एंड की ओर देखा है, रिजल्ट है, प्रयोजन है हमारा, ठीक है ना, क्लियर। टीलियोलॉजिकल यही कहता है, वो गेम्समैनशिप यानी गेममैनशिप की अवधारणा पर जी रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? गेममैनशिप की अवधारणा यानी कंसेप्ट एक ही मूल नियम पर टिकी है, क्या? जीतना, केवल जीतना, ठीक है ना, जीतना ही सब कुछ है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, या था क्या क्या कर सकते हैं? यदि आपको धोखाधड़ी पकड़ी जाती है, ठीक है ना, धोखाधड़ी पकड़ी जाती है तो वो ही धोखाधड़ी है, अन्यथा नहीं है। मतलब क्या? आप अगर गेम जीत गए, चीटिंग करके जीते, और आपकी चीटिंग पकड़ी नहीं गई, तो वो चीटिंग नहीं कहलाएगी। आप विजित हो तो विजित हो, मानते ये चीज। अगला क्या है? यह रेफरी का फर्ज है कि वह किसी भी गलती या नियमों के उल्लंघन को पकड़े, यह खिलाड़ी या कोच की जिम्मेदारी नहीं है। भाई उसने सीधे खिलाड़ी को बरी कर दिया, तो काम जिम्मेदारी किसका है? एम्पायर का काम है, रेफरी का काम है, वो हमारी चोरी पकड़े। अगर नहीं पकड़ पाया है तो हम विजेता है, चाहे किसी तरह जीते, ठीक है ना, क्लियर। अगला ये जीत हासिल करने के सभी मार्ग क्या हैं? उचित हैं। ये कौन कहता है? ये गेममैनशिप कहता है, यानी प्रयोजनवादी सिद्धांत कहता है, जो केवल अंत यानी एंड पर, रिजल्ट पर, ठीक है ना, बता रहा है। आगे आइए, आगे है व्यवहार में गेममैनशिप के उदाहरण। कौन कौन से उदाहरण खिलाड़ी करता है? पहले जानिए, खेल के दौरान जख्मी होने का ढोंग। अगर वो खेल नहीं पा रहा है, दूसरे खिलाड़ी के आने का चांस है इनके जख्मी होने पर, इंजर्ड होने पे, तो ढोंग कर लेगा कि भैया आप नहीं खेल पा रहे हैं, बहुत चोट लग गई है, ठीक है ना, अंदरूनी चोट है, ठीक है ना, और फाइनली दूसरा आ गया। तो ये हो गया। दूसरा, ये प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन, ठीक है ना। तीसरा क्या है? विपक्षी खिलाड़ियों को खेल के बाहर के लिए चोट पहुंचाना, खेल से बाहर करने के लिए क्या करना? चोट पहुंचाना, चोट पहुंचा दिया। अगला, विपक्षी खिलाड़ी की एकाग्रता भंग करने के लिए उस पर छींटाकशी करना, उसे उकसाना, जैसा कि क्रिकेट में दिखता है,
कंट्रोल करते रहते हैं, दुनिया भर का वो हूटिंग करेंगे, ठीक है ना, और चिल्लाएंगे, ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं? आगे आइए, प्रशिक्षकों द्वारा ये खेल उपकरण के साथ छेड़खानी करना, जैसा कि क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग, ठीक है ना, थूक लगा लगा करके, मतलब पानी लगाए कुछ भी, उससे क्या कर देते हैं, ठीक, बॉल को टेम्पर्ड कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर? टेम्पर्ड का मतलब ढक देना, जैसे मोबाइल टेम्परिंग होती है ना, देखा होगा, ठीक है ना, वही बॉल की टेम्परिंग हो जाती है, ठीक, क्लियर? आगे आई, प्रशिक्षकों द्वारा टीम के सभी खिलाड़ियों की अपेक्षा किसी खिलाड़ी विशेष की अनुचित रूप से पक्ष लेना, भाई किसी का पक्ष ले लिया, ठीक, अनुचित रूप से यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये तरीके हैं किसके लिए, गेम मैनशिप के लिए, ठीक है ना, तो गेम मैनशिप क्या इथिकल है? नहीं, लेकिन इथिक्स इसको मान रहा है, एक पक्ष इथिक्स का ये मान रहा है, कौन सा, प्रयोजनवाद, कौन वादी, प्रयोजनवाद। अब आगे आइए, दूसरा नैतिक सिद्धांत है परिणाम निरपेक्षवाद, ठीक, परिणाम निरपेक्ष का मतलब क्या, केवल नियम पर आधारित है, हम नियम से चलेंगे, हमें जीते हारे उसका मतलब नहीं है, लेकिन हम सिद्धांत पे चलेंगे, नियम पर चलेंगे। हाँ, अरे वो घूमती बड़ी तेज है, फिरकी बॉल को स्पिन बहुत तेज करती है, ठीक है ना, क्लियर? आप देखती होगी जिस दिन क्रिकेट ग्राउंड गीला रहता है, बारिश होती है, ठीक है ना, बहुत जल्दी टीम सिमट जाती है, उस दिन फिरकी वालों को ही लगाया जाता है ज़्यादा, स्पिन उस दिन फास्टर नहीं चलते हैं, ठीक है ना, उस दिन कौन चलते हैं, स्पिनर ज़्यादा चल जाते हैं, तो फाइनली इसी वजह से अब एकदम पिच सूखी हुई है, अब उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं, बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं जिससे स्पिन करे, और स्पिन करेगी तो भाई पता चला छक्का मारने के लिए आगे बढ़े हैं, लपक लिए गए, ठीक है ना, यही होता है, ठीक। क्रिकेट में रुचि है कि नहीं है? हाँ, रुचि पैदा कीजिए तो पता चलेगा व्हाट इज बॉल टेम्परिंग, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, दिया हुआ है दूसरा सिद्धांत है परिणाम निरपेक्षवाद, परिणाम निरपेक्षवाद। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। अब इमैनुअल कांट क्या कहते हैं ये जानिए। जैसे अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे कि हम साधन नहीं साध्य, यानी मीन नहीं एंड पे वो कर रहे हैं। इनका मानना है कि हम साधन को वो करेंगे, ठीक है ना, साध्य पे हमारी कोई भी चीज नहीं चलेगी, ठीक है ना, किस पे, साधन। इन्होंने कहा है कि यह सिद्धांत परिणाम साध्य की अपेक्षा, ठीक है ना, साध्य की अपेक्षा परिणाम प्राप्ति के लिए उपयोग किए गए साधन, साधन को हम लोग क्या करें, नियम, परिणाम नहीं, परिणाम क्या है, साध्य है। यहाँ साधन, साधन यानी कौन, नियम, ठीक, नियम एवं कर्तव्यों के उचित होने का समर्थक है। तो कौन है, इमैनुअल कांट। ये कौन है, जर्मन दार्शनिक है, फिलोसोफर है, ठीक है ना। चाहे जैसी भी परिस्थिति, वॉट एवर इज द कंडीशन, ठीक, नियमों का उचित तरीके से पालन होना ही चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। साध्य का औचित्य उसके साधनों के उचित होने पर ही सिद्ध होता है, ठीक है ना। उन्होंने उल्टा दे दिया परिभाषा। अब इसमें जैसे होता था गेम मैनशिप, इसमें क्या हो रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप। आप यहाँ चार्ट बना करके ऐसे नहीं कर सकते हैं सब। ये डिओंटोलॉजी, डिओंटोलॉजी किस पर, ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या, परिणाम नहीं, किस पर, नियम या सिद्धांत या कर्तव्यों पर आधारित। फिर साध्य नहीं, साधन पर, ठीक। फिर इसमें दार्श कौन है, कांट, ठीक है ना। और ये किसको दे रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप, ना कि गेम्समैन, मतलब गेम, ठीक, क्लियर। आगे आइए, इसमें ये दे दिया है स्पोर्ट्समैनशिप,
मतलब इसमें क्या है, परिणाम के तौर पर हार का ही सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हर संभव परिस्थिति में खेल के नियमों का पालन करते हुए खेलना चाहिए, ये लिख दिया है। ठीक है ना, मतलब हम नियम से खेलेंगे, हम ये नहीं कि ऐसा हमको जीतना है, हमको केवल नियम से चलना है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, इसी को स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, स्पोर्ट्समैनशिप की अवधारणा खेलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आवश्यक बताती है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें अब दे तो दिया है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। खेल एथिक्स से आप क्या समझते हैं, स्पोर्ट्स एथिक्स से आप क्या समझ सकते हैं, गेम्समैनशिप और स्पोर्ट्समैनशिप की अवधारणा को बताते हुए साधन व साध्य में अंतर बताइए, या प्रयोजनवाद और परिणामवाद, ठीक है ना, तो ये निरपेक्ष परिणामवाद में अंतर बताइए। ठीक है ना, क्लियर। मतलब आपसे जो कहा है, जैसे कहा है, मोल्ड कर दे क्वेश्चन किसी भी तरीके से, आप कंसेप्ट्स पर आधारित रहोगे तो निश्चित रूप से वहाँ लिख करके आओगे। ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से इतना गाथा हमको थोड़ी ना लिखना है, ये गाथा तो आपको बताया इस वजह से जा रहा है कि इसमें मेन चीज आप क्या कर दो, अंडरलाइन करके समझो। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, स्पोर्ट्समैन, अब इसमें दिया है, इसके अनुसार व्यक्ति का अपने गुणों, चरित्र और सम्मान का विकास करते हुए खेलना चाहिए। ठीक, स्पोर्ट्समैनशिप का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, अपितु सर्वोत्तम प्रयासों की बदौलत सम्मान के साथ जीतना होता है। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे देखिए क्या है, इसमें एक उदाहरण डालना है रियो ओलंपिक का। इसमें डालना है, इसी में स्पोर्ट्समैनशिप रियो ओलंपिक का। उस समय क्या था कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थी। ठीक है ना, पीवी सिंधु ने फाइनल में हारने के बाद भी आगे बढ़ करके विजेता जो थी कैरोलिना मैरिन, ठीक है ना, उसको न केवल बधाई दी बल्कि उसने अपना रैकेट फेंक दिया। ठीक है ना, जीतने के बाद तो उस रैकेट को, जमीन पे पड़े रैकेट को, ठीक है ना, सही जगह पर रखा भी था। ठीक है ना, तो मतलब ये कई लोग चिढ़ जाते हैं, अपना ही उठा करके पटक देते हैं। ठीक है ना, हारने के बाद चिढ़ ऐसा जाते हैं कि क्या कर देते हैं, अपना ही उठा करके पटक देते, जाए यार रैकेट अब देखा जाएगा। ठीक है ना, हार गए, मतलब गुस्से का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन नहीं, इसके विपरीत उसने खेल एथिक्स की भावना दिखाते हुए, ठीक है ना, नियम से चला। ठीक है ना, नियम क्या कहता था, नियम ये कहता था कि जिसने जीता है, ठीक है ना, उसको हम क्या करें, बधाई दें। ठीक है ना, और प्लस उसने जो रैकेट खुशी में फेंक दिया है उसको भी अगर हम रख देते हैं तो उसमें आपकी बेइज्जती नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप कहती है और स्पोर्ट्समैनशिप एथिक्स कहती है, जो कि साधन पर विश्वास रखती है, साध्य पर नहीं। ठीक है ना, दैट डिपेंड ऑन मीन नॉट एंड। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। आगे आइए, तीसरा सिद्धांत है सद्गुण सिद्धांत, जो एक प्रकार अरस्तु के सिद्धांतों का, मतलब सद्गुण यानी वर्चू वाला, वो किस पर आधारित है, वो अरस्तु के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत सद्गुणों के विकास को प्राथमिकता देता है। यह उन कर्मों को नैतिक बताता है जिनमें अधिक सबसे ऊपर, उसी में सबसे ऊपर ये खेलों में सद्गुणों यथा निष्पक्षता, कौन कौन से सद्गुण होने चाहिए, मतलब सद्गुण वाले में आप क्या लिखोगे, एक अरस्तु का सिद्धांत लिखोगे। ठीक है ना, आप उस वाले में किसका लिखोगे, कांट का, इमैनुअल कांट, ठीक है ना, जर्मनी। ठीक, इसमें किसका, अरस्तु का लिखते हुए कौन कौन से खेल नैतिकता के सद्गुण होने चाहिए, वर्चू होने चाहिए। ठीक है ना, कौन कौन, एक है निष्पक्षता या न्याय संगत,
जिसको हम लोग फेयरनेस कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा है सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, ठीक है ना, इंटीग्रिटी। तीसरा क्या है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है, पहले होना चाहिए फेयरनेस, न्याय संगत, ठीक है ना। अगर कोई लग रहा है अगले को कि हम बेईमानी कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कीजिए, ठीक है ना, ताकि सामने वाले को आपका खेल जो है निष्पक्ष लगे, न्याय संगत लगे। ये नहीं कि यार ये तो बाल बाल बॉल टेम्परिंग कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। भाई अगले को लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप ऐसा खेल का प्रदर्शन करें। दूसरा क्या, सत्यनिष्ठा रखें, ठीक है ना। सत्यनिष्ठा रखेंगे भाई हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, सत्यनिष्ठा से खेलें, भले हम हार रहे हो, ठीक है ना, लेकिन सत्यनिष्ठा हमारे अंदर, इंटीग्रिटी रहेगी। तीसरी क्या, सम्मान की भावना रहेगी अगले के लिए। चौथा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उत्तरदायित्व, हमारी टीम का उत्तरदायित्व हम पर होना चाहिए, ठीक है ना, उत्तरदायित्व के साथ खेलना। ये नहीं कि अरे हमें क्या है, खेलने का 1 करोड़ तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। अब IPL वाले तो हमको ले ही दिए खिलाड़ी। भाई आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि IPL वाले आपके पूर्व जो खेल का प्रदर्शन रहा है, पूर्व प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पे आपको बड़ी कीमत पर खरीद रहे हैं। यही हो रहा है IPL में, और पता चला IPL में आप पहुँचे और खेल का प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हो, ठीक। अब तो आप ये कह रहे हो भाई हमें तो बहुत पैसा मिल गया, अब कम से कम आने वाले 4-5 सालों में हमें पैसा न भी मिले तो बहुत है। यही होता है, ऊंची कीमत लगाई जाती है, बोली लगती है उसमें, ठीक है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई देगा, ठीक। अगला यहाँ दिया हुआ है, वही चीज का है, न्याय संगत की, इंटीग्रिटी, उत्तरदायित्व, ठीक है ना, क्लियर, और सम्मान, ठीक है ना, कि सबके प्रति सम्मान हो, ठीक। ये आप पढ़ लेंगे इस चीज़ को। उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ दिया है कि कुछ लोगों का मानना है कि खेल में पौष्टिक नैतिकता यानी ब्रैकेटेड मोरालिटी होनी चाहिए। ऐसे लोगों का मानना है कि अपनी पहचान बनाने एवं सम्मान पाने के लिए ही खेलों में विपक्षी को हराना होता है, ठीक है ना। इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये आप एक बार उदाहरण देख लेंगे कि इसमें क्या क्या है, ठीक है ना, क्लियर। बहुत ज़्यादा है क्योंकि चीज़ें देखनी हैं, ठीक है ना। अभी आए हुए क्वेश्चंस भी हमको देखते हैं, तो एक व्यू आपको मिल गया कि खेल नैतिकता में एक्चुअल में क्या है। 3 सिद्धांत हैं, ठीक, प्रयोजनवादी, निरपेक्ष परिणामवाद और हमारा कौन, सद्गुण। इसमें हम लोग सिद्धांत इमैनुअल कांट का लेंगे, ठीक है ना, और अन्य सिद्धांत अरस्तू का लेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्समैनशिप, गेम्समैनशिप, मतलब जो भी चीज़ है उसको डिफाइन करते हुए साधन साध्य में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हुए आंसर को लिखेंगे और कुछ उदाहरण दे देंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कवर, ठीक है ना, कौन, स्पोर्ट्स एथिक्स। अब स्पोर्ट्स एथिक्स के बाद जैसे केस स्टडी भी है, लेकिन केस स्टडी लेके आपको होलसोल में अंत में सबका करा दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में केस स्टडी बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, उतना है, ठीक। एक आइडियोलॉजी जनरेट किए रहिए कि कौन कौन क्या है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना, हर चीज़ का, और क्वेश्चंस लगाना भी जरूरी है। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे कि आया हुआ क्वेश्चन कैसा है, इसीलिए थ्योरी भी मैं जो ले आ रहा हूँ वो क्वेश्चन के आधार पर ले आ रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप कर सकें इजी गोल, आपको सब्जेक्ट की समझ हो जाए, ठीक है ना। अगला देखिए कहाँ है भाई, यही ना, प्लस प्लस अच्छा प्लस, हाँ, आगे अगला दिया हुआ है देखिए, उसके बाद ये है व्यापार नैतिकता, ठीक है ना, व्यापार नैतिकता।
इसमें भी मेन थीम्स हम लोगों को देखना है कि व्यापार नैतिकता क्या है। जैसे दिया क्या है कि व्यापार नैतिकता, ठीक है ना, व्यवहार नीति शास्त्र यानी अप्लाइड इथिक्स की एक शाखा है। ठीक है ना, व्यवहार यानी अप्लाइड नीति शास्त्र की एक शाखा, ये आप लोग जान सकते हैं। इसमें प्रतिष्ठान यानी बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट या कारपोरेट प्रतिष्ठान के व्यापारिक क्रियाकलापों, ठीक, प्रक्रियाओं, निर्णयों और अपने कर्मचारियों उपभोक्ताओं के संबंध में नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकन और उनसे जुड़े नैतिक मुद्दों का अध्ययन करना। भाई बिजनेस से रिलेटेड कि बिजनेस में क्या क्रियाकलाप है, हमारे जो कस्टमर हैं कष्ट से नहीं मर रहे हैं, वहाँ दे दिया गया है क्या कि अपने उपभोक्ताओं के संबंध यानी कस्टमर्स के संबंध, कि कस्टमर का नाम है कि भाई कस्टमर, ठीक है ना, कष्ट से मरो, ठीक है ना, तो ऐसा हम लोगों को नहीं मानना है, इसके विपरीत जाना है, ठीक है ना, कि इसी के साथ चलेंगे कि भाई नाम ही आपका हम क्या करें, यथा नाम तथा काम, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं है। कस्टमर मतलब कष्ट से मरो, अब हम आगे नहीं जानते, तो ऐसा नहीं है भाई, क्या है कि कष्ट से उनको मरने नहीं देना, ठीक, वही चीज है, ठीक। उपभोक्ताओं के संबंध में नैतिक मूल्य और सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकन करना कि हमारे कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए। आजकल दुनिया भर के लॉटरी सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है ना, आए दिन उनको गिफ्ट ऑफर्स दिया जा रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि तुरंत ही कस्टमर एक बार ही क्लिक कर रहे हैं, ब्लिंकिट आपके दरवाजे पे तुरंत ही सामान मौजूद हो जा रहा है। ये ब्लिंकिट किस लिए है? कस्टमर को सुविधा देने के लिए, ठीक है ना। फिर आप खाने वाला वो कौन सा है, जोमेटो, ठीक है ना, जोमेटो तुरंत ही आपको मोमोज खाने का मन हुआ, ठीक है ना, और घर पे आप नहीं बना पा रहे हो, तो क्या हुआ, तुरंत ही क्या है, ऑर्डर कर दिया, ठीक। स्विगी आए, स्विगी में भी आपको क्या हुआ, तुरंत ही खाना पहुंच जा रहा है कि नहीं पहुंच जा रहा है, पहुंच जा रहा है। जिन महानुभावों को बनाने की ही आवश्यकता है, तो वो जितने भी साधन हैं, फोटो खींच करके क्या उन्होंने कर दिया, ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद ब्लिंकिट से तुरंत आ जा रहा है कि नहीं। तो सारी सुविधाएं आपके पास हैं, तो ये सुविधा किसको मिल रहा है, कस्टमर को, किसको मिल रहा है, कस्टमर को। तो ओवरऑल वही कहा गया है कि उपभोक्ताओं के संबंध में नैतिक मूल्य सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकन कि क्या क्या कस्टमर को कमी रह गई, और उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का भी अध्ययन। कोई सामान अगर गलत आ गया, मान लीजिए आपने जीन्स मंगाया और जीन्स फटी निकल गई, आप कहे यार हमें तो फटी वाली जीन्स नहीं चाहिए थी, अब वो कह रहे हैं नहीं ये फैशन में है, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसी चीजें नहीं, आपने जो ऑर्डर किया है वही आपको मिलना है, ठीक है ना, क्लियर, ऑर्डर के हिसाब से। तो उनसे जुड़े नैतिक मुद्दे जो भी चीजें हैं, ठीक, आप उनके साथ अनइथिकल ना हो, ठीक, वही इसमें बिजनेस एथिक्स में समझाया है। आगे इसमें क्या कहा है कि व्यापार नैतिकता से जुड़े विभिन्न पक्षों के वर्गीकरण हम व्यापार नैतिकता के क्षेत्र में अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे निगम यानी कारपोरेट या कंपनी या कर्मचारियों की आपसी संबंध से जुड़े मुद्दे, जैसे कर्मचारियों की सुरक्षा, मुआवजा संबंधी प्रावधान, सुरक्षा उनकी होनी चाहिए कर्मचारियों की, एक, और मुआवजा संबंधी प्रावधान, कर्मचारियों के अधिकार, भाई जो कर्मचारी कारपोरेट में जुड़े हुए दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा भी चाहिए कि नहीं। मान लीजिए अभी इससे जुड़ा हुआ मुद्दा एक और है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, आज मैंने लिख के भी मैं आया हूँ। कौन सा मुद्दा है? मुद्दा है ये मून लाइटिंग। मून लाइटिंग कोई डिफाइन करेगा कि व्हाट इज मून लाइटिंग? मून लाइटिंग क्या है? मून लाइटिंग क्या है? जैसे ये सब करंट मुद्दे हैं जो इथिक्स में आजकल आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो करंट मुद्दे हम लोगों को जानने हैं, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप, गेम्समैनशिप आप लोग को पढ़ा दिया। अब वो लिख करके सीधा इम्तहान में आ गया तो आप तो पहले कहोगे अरे यार वही तो गेम्स है, वही तो स्पोर्ट्स है, ये क्या स्पोर्ट्समैनशिप गेम्समैनशिप। ये नहीं आप समझ रहे हो कि एक साधन पे उपलब्ध है, एक साध्य पे उपलब्ध है, एक परिणाम पे उपलब्ध है, एक नियम पर आधारित है, ठीक है ना। तो यहाँ कंसेप्ट है, यही इथिक्स है। तो इसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मून लाइट जो होता है, मून लाइटिंग का मतलब ये हो जाता है कि आपका समय कितना है, 10 से 5 का समय है, ठीक, आपसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, ठीक है ना, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड मून लाइटिंग, ठीक है ना, यही मुद्दा कहना है। तो अब टर्म तो जान सब रहे हैं, लेकिन टर्म ही नहीं पता है कि एक्चुअल क्या किसको रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब देखेंगे, पढ़ेंगे, मुद्दों को जानेंगे, जैसे आजकल मीडिया एथिक्स अभी पढ़ेंगे तो उसमें पेड न्यूज़ है, पेड न्यूज़ है कि नहीं है, मीडिया ट्रायल है। मीडिया ट्रायल में ऐसा हो रहा है कि हम लोग न्यायालय में कोई चीज़ फैसले के लिए गई, जैसे आजकल देख रहे हैं कोई मुद्दा हो गया, मान लीजिए ये इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो समाज की नज़र में क्या है, अनैतिक, लेकिन समाज को सबूत नहीं मिल रहा है कि इनको अनैतिक ठहराएं। इनका मुद्दा पहुंचा कहाँ, कोर्ट में। अब कोर्ट में ये पहुंचे, कोर्ट में जब ये पहुंचे तो अब मीडिया का काम है। अब मीडिया क्या कर रही है, कोई भी मुद्दा पा जाती है, आजकल मीडिया इतनी खाली हो गई है, ठीक, सारे चैनल एक ही न्यूज़ चलाते रहते हैं, जब खोलिए जी न्यूज़ वही आ रहा है, ठीक, एपीएन, एबीपी सब वही आ रहे हैं, पता नहीं अब तो दुनिया भर के चैनल्स भी हैं, ठीक, डीडी न्यूज़ चलिए थोड़ा बहुत विविधता ले आया, ठीक, पता चला कोई दर्शक है, ये दर्शक हैं, गाना सुनना चाह रहे हैं तो वो भी उस पर भी चल रहा है यही न्यूज़, ठीक है ना, लाइव प्रसारण। तो ओवरऑल क्या है, इनका मुद्दा न्यायालय में गया है और मीडिया वाले ही क्या करती है, इनको दोषी बना दिए। इनका दोष जो है सिद्ध हो नहीं पा रहा था, कहीं से भी नहीं हो पा रहा था, ठीक, लेकिन मीडिया वालों ने दिखा करके, लाइव दिखा करके, ठीक, और उनको दोषी बता करके इनको न दोषी होते हुए भी क्या कर दिया, दोषी बना दिया। इसी को कहा गया मीडिया ट्रायल। होता है कि नहीं, ऐसे होता है, मतलब मीडिया जिसके पीछे पड़ जाए तो मतलब उसको ले डूबे, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये क्या है, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज मीडिया ट्रायल। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया ट्रायल। तो जो वर्ड्स हैं आजकल के करंट इश्यूज हैं वही इथिक्स में पूछ लिए जा रहे हैं। तो हर वर्ड को आपको जानना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। आइए इनको जान लेते हैं। दिया हुआ है कि कर्मचारियों की सुरक्षा और मुआवजा संबंधी प्रावधान, कर्मचारियों के अधिकार, अतिरिक्त कार्य के लिए वेतन, समान व्यवहार, निजता का सम्मान, ठीक, यौन शोषण से सुरक्षा, विसल ब्लोअर की सुरक्षा, प्रोत्साहन संबंधी नीति, ठीक। इसमें ये दिया हुआ है व्यापारियों और उपभोक्ताओं के आपसी संबंधों से जुड़े मुद्दे, सुरक्षित उत्पाद और उत्पाद की सुरक्षा, विपणन तकनीक, उपभोक्ताओं को, विपणन का मतलब क्या, मार्केटिंग, ठीक है ना, टेक्निक्स जो उपभोक्ताओं को लुभाया जाए, जैसे ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, और क्या क्या हो गया, हाँ दुनिया भर के आजकल चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद फ्लिपकार्ट और कौन, अमेजन है। उसके बाद प्रतिष्ठान, कंपनी और उसके मालिकों से संबंध से जुड़े मुद्दे। अब ये मुद्दे आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर राशि, बस आपको मुद्दे पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ किनके बीच में संबंध हो सकता है। फिर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से मुद्दे, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो जाता है दो व्यापारियों के बीच में कि इनकी दुकान ज़्यादा चलेगी कि हमारी दुकान ज़्यादा चलेगी, आप देख ही लेते हैं,
ठीक है ना। तो उस प्रतिस्पर्धा में कई गलत काम हो जाते हैं, अनइथिकल हो जाता है, वो मुद्दे देखना है, ठीक। क्योंकि यहाँ क्या है, उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ये नहीं कि एक दूसरे को डुबोने पे लगे हैं, ठीक है ना। कहीं कहा गया था कि जैसे कि अगर किसी को पिछाड़ना है, ठीक है ना, तो उसकी लाइन काटिए नहीं, उससे लंबी लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आदमी पढ़ रहा है तो ये लाइन है, खींचा गया, ठीक। तो उस लाइन को आप क्या करोगे, कट कर दोगे? नहीं, आप एक उससे लंबी लाइन खींचोगे। ये एक पॉजिटिव क्या है, थॉट, ठीक है ना, पॉजिटिव थॉट। तो जो उचित हो और स्वस्थ हो, ऐसी प्रतिस्पर्धा को हर कोई पसंद करता है, और दैट पर्टिकुलर इज क्या, इथिकल, ठीक है ना, ये इथिकल। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा है क्या, एक्विजिशन व साठगांठ, कल्यूजन, ठीक है ना। मतलब एक्विजिशन हो ही रहा है, अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण ऐसा हो रहा है प्रतिस्पर्धा के मामले में कि हम बड़े हो गए हैं, हमारी कंपनी बड़ी हो गई है, आपका टर्नओवर कम है, चलो आपकी कंपनी को हमने क्या कर दिया, एक्विजिशन कर दिया, अधिग्रहित कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। या उस पर ऐसा दबाव डलवाया सरकार से कि क्या कर लिया गया कि उसकी कंपनी हमारे में मिला ली गई। मान लीजिए जैसा कि अभी छोटी मोटी कंपनियां हैं, कोई जैसे मान लीजिए टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, ठीक है ना, वोडाफोन हो गया, ठीक, आइडिया हो गया। तो ये लोग बड़े बड़े उस पर चल रहे हैं, जियो अच्छे स्तर पे चल रहा है। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में किसी ने क्या किया, किसी कंपनी ने, लोकल कंपनी ने अच्छा प्रतिस्पर्धा कायम किया, तो उस पर सरकारी दबाव डलवा करके अपने में क्या कर लेना, एक्विजिशन कर लेना, ठीक है ना, अधिग्रहित कर लेना, ताकि वो उस क्षेत्र में न फैल पाए, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं, ठीक है ना, ये कहीं से भी नैतिक नहीं माना जाए। आगे आइए, आगे क्या है, आगे है कंपनी और समाज में आपसी संबंध। समाज के प्रति कंपनी का क्या संबंध है, देखिए, एक है समाज की आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना में योगदान, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और वातावरण में प्रदूषण। इसी के लिए आखिरी में कुछ जैसे चलाया जाता है, मैंने आपको CSR भी बताया, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कोई भी कंपनी शुरू की गई या अन्य चीज किया गया तो क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, पता चला, ठीक है ना, क्लियर। या आपने देखा है कि मान लीजिए अभी जब 2-3 एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं, कौन कौन से, जैतापुर का नाम सुना है, जैतापुर, जैतापुर कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, जैतापुर जो है एक एटॉमिक प्लांट है, ठीक है ना। जैतापुर जो है एटॉमिक प्लांट है, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। जब ये प्लांट लगाया जा रहा था उस समय, तो फाइनली क्या था कि वहाँ के लोकल बॉडीज ने, जो भी लोकल समुदाय थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। ये जो एटॉमिक प्लांट लगाया गया, न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया है, ये फ्रांस के सहयोग से लगाया गया है। फ्रांस की एक कंपनी है अरेवा, ठीक है ना, अरेवा के सहयोग से लगाया गया है। जब ये लगाया गया था तो वहाँ के समुदाय विशेष ने, कुछ जो लोकेलिटी थी वहाँ की, उसने विरोध किया था कि ये क्या किया जा रहा है कि जो प्राकृतिक प्रदेश है, उस प्राकृतिक प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो कई दिन तक रोक टोक लगी, फिर बात हुआ, ये हुआ कि भाई चलो CSR के थ्रू हो जाएगा, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम टैक्स ज़्यादा देंगे, हम ये ज़्यादा करेंगे। तो मतलब ओवरऑल क्या है, हर जगह उसका कहीं ना कहीं बैलेंस कर दिया जाता है। तो मतलब अगर आप कोई भी चीज़ लगा रहे हो तो समाज के प्रति भी आपका कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, एक ऐसे ही और प्लांट था कुदानकुलम। कुदानकुलम कहाँ है, ये तमिलनाडु में, मद्रास, ठीक है ना, कुदानकुलम। ये आपका क्या है, ये भी एक परमाणु, ठीक है ना, एटॉमिक सेक्टर है। इसमें क्या था, ये रशिया के सहयोग से लगाया जा रहा है। किसके सहयोग से लगाया जा रहा है, रशिया के,
ठीक है ना, रशिया, ठीक, रशिया के सहयोग से लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वहाँ भी जब लगा था ये, तो वहाँ भी विरोध प्रदर्शन क्या हुए थे, काफ़ी हुए कि हम लगाने नहीं देंगे, लगाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वातावरण को क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि आजकल कहा भी जाता है कि भाई न्यूक्लियर पोल्यूशन से ज़्यादा बचिए, ठीक है ना, ज़्यादा अफेक्टेड करता है। तो इसके लिए क्या हुआ भाई, वहाँ भी कुछ समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो उसका है, तो उसमें भी CSR के थ्रू क्या हुआ, बैलेंस हुआ, कुछ सीमाएं बनाई गई, ठीक है ना, कुछ लिमिटेशंस रखे गए, ठीक। तो उस सब के प्रति क्या किया जाता है, कुछ किया जाता है। तो वही हमारा यहाँ किया। अगला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगमों के व्यवहार से जुड़े मुद्दे, ठीक है ना। निगमों के व्यवहार से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे कानून निर्माताओं राजनीतिक दलों को प्रभावित करना, ठीक है ना, क्लियर। फिर इसमें है विदेशी पदाधिकारियों को रिश्वत देना, ठीक है ना, विदेशी पदाधिकारियों को क्या देना, रिश्वत देना। फिर अल्प विकसित देशों का शोषण करना, अल्प विकसित देशों का क्या करना, शोषण करना, मतलब यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये भी क्या हो गया, व्यापार एथिक्स से जुड़े मुद्दे, ठीक। तो ये मुद्दे हैं। अब यहाँ दिया हुआ है उदाहरण, एक बार आप उदाहरण इन चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है ना, उदाहरणों को देख लेंगे और देन फिर उसके बाद इन विषयों में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बिजनेस एथिक्स हो गया, ठीक है ना, बिजनेस एथिक्स है, ठीक। उदाहरण एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मेनली आपको मुद्दे चाहिए कि क्या क्या किन किन मुद्दों पर ये बिजनेस एथिक्स रखे गए, ठीक है ना, क्लियर। अगला ये नेक्स्ट प्लस है ना, इसमें था क्या है, पॉलिटिकल एथिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिकल एथिक्स। पॉलिटिकल एथिक्स में भी है, राजनीतिक एथिक्स है। एक नज़र जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस ही देखेंगे, क्वेश्चंस को ही मेनली हम लोग को समझना है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, इसमें है एक क्या है दिया हुआ है, व्यवहार की नैतिकता के अंतर्गत आते हैं भाई, जाहिर सी बात है राजनीतिक भी वही होता है, ठीक। यहाँ परिवेश में मूल्यांकन किया जाता है नैतिकता के दो पक्ष, एक है हमारा क्या, प्रक्रियागत एथिक्स ऑफ प्रोसेस, और एक है नीतिगत यानी एथिक्स ऑफ पॉलिसी। देखिए टर्म्स को जानिए, बस टर्म्स अगर आपने लिखा है और दो चार क्वेश्चन उसी संदर्भ में करके गए हैं तो पक्का लिख पाएंगे निश्चित रूप से, ठीक है ना। अगर हम लोग जैसे स्पोर्ट्स वाला पढ़े तो स्पोर्ट्स वाले में क्या था, स्पोर्ट्समैनशिप और गेममैनशिप, ठीक है ना, क्लियर। एक में साधन था, एक में साधन था, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ भी आप जानोगे कि ये अप्लाइड एथिक्स का एक पार्ट है, ठीक। और इसमें इसकी नैतिकता में दो पक्ष रखे गए हैं, एक रखा गया है क्या, प्रक्रियागत यानी एथिक्स ऑफ प्रोसेस, और दूसरा हमारा क्या है, एथिक्स ऑफ पॉलिसी। अब आ जाइए इन दोनों को जान लेते हैं क्या है, ठीक। दिया हुआ है जहाँ प्रक्रियागत, प्रक्रियागत यानी क्या, प्रोसेस, एथिक्स ऑफ प्रोसेस के अंतर्गत लोक सेवकों यानी पब्लिक ऑफिशियल्स और उनके कार्य करने की प्रक्रिया का नैतिक आधारों पर मूल्यांकन होता है, ठीक है ना, क्लियर। वहीं नीतिगत नैतिकता, नीतिगत नैतिकता यानी यहाँ पॉलिसी वाला, ठीक है ना, पॉलिसी वाला के अंतर्गत जो है विभिन्न नीतियों एवं कानूनों की नैतिक संदर्भों में समीक्षा की जाती है, ठीक है ना। क्या की जाती है, नीतियों और कानूनों की। अब यहाँ देखिए जो पॉलिसी बनी उसकी की जाती है, नीतियों और कानूनों की क्या नैतिक संदर्भ, जो हमारा कानून बना है कितना सही कितना गलत है, ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, एथिक्स ऑफ पॉलिसी, ठीक। और जो
हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं मतलब लोक सेवक हैं, ठीक है ना, वो कितने सही कितने गलत, ये हमारा उनके कार्य कितने सही कितने गलत, तो ये किस पर आधारित है? इथिक्स ऑफ प्रोसेसेस, इथिक्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए, इसमें कहा है कि राजनीति में नैतिकता का समावेश संभव है या नहीं, ठीक, और नैतिकता का साथ साथ चल सकते हैं या नहीं, इन प्रश्नों पर विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद है, ठीक है ना, कि मतलब इथिक्स और राजनीति दोनों साथ साथ चल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अगर हम इथिक्स वाली बात करेंगे तो पता चला हम वोट जीत ही नहीं पाएंगे, वोट जीत ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि मैं एक सीरियल देख रहा था, ठीक है ना, वेब सीरीज देख रहा था, उसमें एक वेब सीरीज है काफी चर्चित रही है, पंचायत, ठीक है ना, पंचायत। उसमें मैंने देख क्या रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि ऐसे ही मैं देख रहा था, तो उसमें ये समझाया दिखाया कि ये डीएम का आदेश है, ठीक है ना, कि जनसंख्या रोकथाम के लिए कुछ स्लोगन्स को आप गांव के दीवारों पर लिखवा दें, दीवार जितने हैं उसमें लिखवा दें। अब उसमें जो अच्छे वाले स्लोगन थे वो तो सबको पसंद आ रहे थे, चलो भाई ठीक है, ठीक। अब उसमें कुछ स्लोगन ऐसे जान करके डाले जाते हैं ताकि लोग आहत हों, ताकि लोग आहत हों और क्या करें, अपने में सुधार करें, ठीक। एक स्लोगन कुछ इस तरीके का था जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ठीक। उन्होंने ग्राम प्रधान को फोन करना प्रारंभ कर दिया कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हमको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है। इस स्लोगन को फौरन तत्काल प्रभाव से क्या करिए, हटवा दीजिए। अगर आप हटवा रहे हैं, अगर आप हटवा रहे हैं तो अगला इलेक्शन आपका, और अगर आप हटवा नहीं रहे हैं तत्काल प्रभाव से तो अगला इलेक्शन कोई और ले जाएगा, आपके हाथ से क्या जा रही है डोर, ठीक है ना, क्लियर। अब उस पर यहाँ क्या है, वो एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठ रहा है। एक कोर क्या है, समाज को सुधारने के लिए कुछ नियम है, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज इथिक्स, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इथिक्स कह रहे हैं। एक और क्या है, राजनीति है कि हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। अब यहाँ दोनों पक्ष है, साथ लेकर के भी चल सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कंट्रोवर्सी है, तो वही है, लोगों में यहाँ क्या है, मतभेद है, ठीक है ना। वही यहाँ चीज कही है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ चल सकते हैं या नहीं, इन प्रश्नों पे विद्वानों के मध्य क्या है, मतभेद है, ठीक है ना, इनमें मतभेद है, ठीक। इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब तर्क देख लीजिए, आप ये एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, ये मैंने बताया, आप वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हो कि किसी मुद्दे को लेकर के जो है जनता में और प्रधान के बीच में मतभेद है, जो स्लोगन प्रधान विभाग के उसमें लगाना चाहता है, ठीक, उससे जनता के उस पर आहत हो रही है, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं उससे सीख मिल रही है जिससे कि वो आगे सही कार्य करें, जनसंख्या नियंत्रण पे वो करें, ठीक है ना। तो ये सब लिखेंगे तो नंबर जरूर लिखेगा, एग्जाम्पल्स का ये वो है, ठीक। आगे आइए, राजनीति में आदर्श सिद्धांत नैतिक प्रतिबद्धता की अपेक्षा अवसर लाभ को ही प्राथमिकता मिलती है। देखिए यहाँ आ गया कि नहीं, हुई कहा है आदर्श सिद्धांत और नैतिक प्रतिबद्धता, हमें क्या था वहां, समाज को सुधारने का वो था स्लोगन, ठीक, लेकिन यहाँ क्या आ गया, अपेक्षा अवसर या लाभ, कि अगले चुनाव में आप जीतोगे या हारोगे तय कर लो, या तो हम लोग को सुधार लो या तो फिर जीत लो, ठीक है ना, क्लियर। तो अवसर या लाभ को प्राथमिकता मिलती है। भैया हम हार गए, हम हटाइए, हमने स्लोगन लगाने से क्या है, आप सुधरो या ना सुधरो, हमें जिता दो, है कि नहीं है, ठीक, क्लियर। तो वही चीज है, इसमें सत्ता प्राप्ति दे दिया है, सत्ता प्राप्ति रूपी लक्ष्य अन्य सभी तत्वों को क्या कर देता है, गौड़ बना देता है,
ठीक, क्लियर? आगे आइए। क्योंकि अनेक महान विचारक ने इन दोनों की असंगता पर अपने विचार दिए हैं, ऐसे 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 ये दिए। आगे आइए। यदि किसी राजनीतिक संकट को हल करने की स्थिति में नैतिक आयामों पर जोर दिया जाता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। ठीक, नैतिकता उस संकट को कई ऐसे आयाम दे देती है जिससे संकट का हल निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा उसमें दिखाया, आप देखोगे तो उसमें यही दिखाया कि अंत में उस स्लोगन के चलते ग्राम पंचायत को ही कई लोग फूंक दिए। ठीक है ना, क्लियर? तो वहां नैतिकता लोग नहीं मान रहे, कई संकट उत्पन्न हो रहे हैं, है कि नहीं है? तो वही कहा है, राजनीतिक संकट को हल करने की स्थिति में नैतिक आयोगों को जोड़ दिया गया, स्थिति और जटिल हो गई। ठीक है ना, स्थिति और जटिल हो जाती है। आगे वही चीजें हैं। फिर देखिए, राजनीति में कई बार बड़े बड़े फायदे और भविष्य में मिलने वाले लाभ के लिए जनता को पसंद न आने वाले सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, क्लियर? आगे देखिए, जैसे क्या इन्होंने कर दिया कि मान लीजिए कि कोई टैक्स लगा दिया, या अभी आपने देखा होगा कि राजनीति में कई बार बड़े फैसले या भविष्य में मिलने वाले लाभ के लिए जनता को पसंद न आने वाले सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। हुआ था किसी काम नोटबंदी, ठीक है ना, हुआ था कि नहीं हुआ? डिमोनेटाइजेशन, वही तो था, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी किसको पसंद आई थी उस समय? किसी को पसंद आई थी? नहीं आई। जिसके पास पैसा, ठीक है ना, अब जिसके पास पुरानी नोट हो, वो नई नोट आ गई, तो हाँ उस पसंद में कह सकते हैं, तो उसको रंग बिरंगी नोटें मिल गई। ठीक है ना, किसी को हरी नोट मिल गई, किसी को, ठीक, लेकिन क्या किसी को पसंद आया था? नहीं आया। ठीक, लेकिन उसके लाभ, जो लोग पैसा इकट्ठा करके दबा करके रखे हुए थे पार्टी फंड्स के लिए, उनके तो, ठीक है ना, क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ओवरऑल यही है कि जनता को पसंद न आने वाले कई बार सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक, राजनीतिक समस्याएं राजनीतिक समाधान की ही मांग करती है। अब जैसे इसमें आप लॉकडाउन भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई लॉकडाउन आप एक ऐसा मुद्दा था कि किसी को नहीं पसंद था। भाई जिसको पढ़ना नहीं था, जो घर में बैठना चाहता था, उसको तो बहुत पसंद था, वो भी अंत में ऊब गया था। ठीक है ना, कि लॉकडाउन हटाओ यार, है कि नहीं है? हद हो गई लॉकडाउन। लेकिन जो व्यापारी वर्ग था या जिसका रोजमर्रा का रोजगार चलता है, उसी से उसका गुजारा चलता है, क्या उसको लॉकडाउन पसंद आया होगा? नहीं आया होगा ना। या आपने देखा होगा, एक आप लोग को जनसांख्यिकी वाले में हमने एक वो पढ़ाया है, क्या? विपरीत प्रवास। ये जो विपरीत प्रवास, देखिए कितना बड़ा इफेक्ट रहा। क्या किसी को पसंद आया? नहीं आया। लेकिन लॉकडाउन उस समय की क्या बन गई? जरूरत बन गई। तो आप ये डाल सकते हो, ठीक है ना। आगे आइए, कई वही दिया है, नैतिक आयामों पर ज्यादा विचार करने, आप लिख सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है ना। फिर कौटिल्य ने भी कहा है कि राजनीतिक ताकत यानी पॉलिटिकल पावर को हासिल करने और बनाए रखने और उसे बढ़ाने की प्रक्रिया में बिना किसी नैतिक बंधन के परवाह किए बगैर किसी भी प्रकार के कदम को उठाया जाना क्या है? जायज। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आगे आगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ये क्या हो गया?
ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ राजनीतिक उस पर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर, राजनीतिक नैतिकता पे, ठीक। देखिए एक है राजनीतिक नैतिकता पे क्या संशयवाद, ठीक है ना, कि देश राजनेता कैसे अपनाए, मतलब ये चीज है, ठीक है ना, कि किस राजनेता को चुने किसको न चुने, इस पे संशय बना होता है। क्या बना होता है? संशय बना होता है। तो एक ये हो गया। दूसरा हमारा है नीतिवाद, मोरलिज्म, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र या मानवाधिकार संगठन और गैर सरकारी संगठन इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा हमारा है क्या? निराशावाद, ठीक है ना।